morning students. I heartily welcome to all in AOC online classes. So student, today we will discuss William Shakespeare. William Shakespeare. So William Shakespeare, whose time period is 1564 to 1616. विलियम शेक्सपियर जो है वो एलिजाबेथन एज का एक महान पोइट रहे हैं. ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट पोइट, ड्रामेटिस्ट, आर्टिस्ट एंड एक्टर ऑल्सो. ही हैज़ रिटन 154 sonnet, 39 plays and 4 long poems. In 154 sonnets, 126 sonnets he has written about his friend W.H. Mr. W.H. mean to say William Herbert, and 28 sonnets were written about the Dark Lady. So he has written 39 plays. In 39 plays, इसमें उसने कॉमेडी, ट्रेजेडी, हिस्ट्री, मीन टू से हिस्टोरिकल प्ले भी उसने लिखे हैं, और रोमांस. इन सारी चीज़ों के बारे में उसने अपने प्लेज में मेंशन किया है. और 4 लॉन्ग पोइम्स, उसने 4 जो है लॉन्ग पोइम भी लिखी हैं. और शेक्सपियर के इन्हीं कामों की वजह से उनको इंग्लैंड का नेशनल पोइट के नाम से भी जाना जाता है. ही इज़ अ इंग्लैंड्स नेशनल पोइट. इसके अलावा उसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज द बर्ड ऑफ एवोन. शेक्सपियर को इस नाम से भी जाना जाता है, बर्ड ऑफ एवोन. सो विलियम शेक्सपियर जो है वो एलिजाबेथन एज का सबसे महान पोइट रहा है, ड्रामेटिस्ट रहा है. तो इनसे पहले भी एक महान ड्रामेटिस्ट रहे हैं और वो है क्रिस्टोफर मार्लो. ये पहले ड्रामेटिस्ट थे जो एलिजाबेथन के रहे हैं एज के, और इन्होंने एक प्ले लिखा था डॉक्टर फॉस्टर्स. एक्चुअली जो क्रिस्टोफर मार्लो है वो ड्रामेटिस्ट रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर फॉस्टर्स लिखा था, जो कि एक यूनिवर्सिटी विट थे, जबकि शेक्सपियर जो है वो कोई यूनिवर्सिटी विट नहीं थे. उन्होंने जो भी, उनको हर तरह की लैंग्वेज आती थी, दे नो मैनी लैंग्वेज और दे यूज्ड देयर ओन रूल्स. They do not follow any other rules or university rules. But क्रिस्टोफर मार्लो था, वो पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करते थे जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाए गए थे. तो क्रिस्टोफर जो मार्लो था वो एक यूनिवर्सिटी विट था, और उसी बेस पे उसने एक नावल लिखा था, प्ले लिखा था, जिसका नाम था डॉक्टर फॉस्टर्स. सो डॉक्टर फॉस्टर्स में मैं आपको थोड़ा सा उसकी रिव्यू बता रही हूँ. डॉक्टर फॉस्टर्स में उसने एक एम्बिशियस करैक्टर के बारे में बताया है. जो डॉक्टर फॉस्टर्स था वो एक एम्बिशियस करैक्टर था जो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल करना चाहता था, गॉड से भी ज़्यादा अपने आप को ग्रेटफुल बनाना चाहता था. तो इसीलिए वो क्या करता है, साइंस और आर्ट की स्टडी करने की बजाय वो सुपरनेचुरल पावर के बारे में स्टडी करता है, मैजिक, गॉस्ट, इन सभी की स्टडी करता है, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों का यूज़ करके वो शक्तियाँ हासिल कर भी लेता है जिससे वो गॉड के बराबर या गॉड से ज़्यादा ताकतवर बन सके. पर लेकिन जैसे कि पहले ही बोला गया कि बंदा जब भी अपनी लिमिट क्रॉस करता है तो नेचर उसको डिस्ट्रक्ट कर देती है, उसको पनिश करती है. तो इसके साथ भी वही होता है, जब वो ये अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है तो इसको भी पनिश मिलती है, इसका भी एंड में डिस्ट्रक्शन हो जाती है. सो इसी तरह से जो क्रिस्टोफर मार्लो है उसने अपने आप को डॉक्टर फॉस्टर्स की तरह ही बताया है. सो क्रिस्टोफर मार्लो जो है इसकी यंग एज में डेथ हो गई थी, जिस वजह से ये ज़्यादा वर्क नहीं कर पाया. अगर ये लॉन्ग टाइम तक अगर रिटर्न में करता तो ये शेक्सपियर से भी आगे का राइटर होता. सो कम टू द पॉइंट, वी आर डिस्कसिंग विलियम शेक्सपियर. So William Shakespeare, who has written 154 sonnets, 39 plays and 4 long poems. First of all, we will discuss 154 sonnets about. First of all, you should know what is sonnet.
What is sonnet? A poem of 14 lines is called sonnet. It can be written in two ways. दो तरीके से हम sonnet को लिख सकते हैं. First is Petrarchan style and second is Shakespearean style. I repeat it. First style is Petrarchan style and second is Shakespearean style. In Petrarchan style, the sonnet is divided into two parts. Petrarchan style में जो 14 lines है उनको two parts में divide किया जाता है. First part is of octave and second part is sestet. Octave part is of 8 lines and sestet part is of 6 lines. And in the same way, Shakespearean sonnet is also further divided into 4 parts. First 3 parts of 4 lines and last part is of 2. And I am going to discuss the rhyme scheme of Petrarchan sonnet. First 8 lines rhyme scheme is A, B, B, A, B, B, A. Second is C, D, E, C, D, E. And Shakespearean styles, the rhyme scheme is A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G. This is the rhyme scheme of Shakespearean sonnet. So now we are going to discuss 154 sonnets. I have already told you he has written 154 sonnet in which 126 sonnets about his friend Mr. William Herbert and last 28 sonnets about the Dark Lady. So some famous sonnets are sonnet number 18. Sonnet number 18, which is very famous sonnet. The name of this sonnet is Shall I Compare Thee a Summer Day. I repeated, Shall I Compare Thee a Summer Day. This poem is also dedicated to his friend William Herbert. So in this poem he compares his friend with summer of the England. जो इंग्लैंड का समर है वो उसके साथ उसने अपने फ्रेंड विलियम हार्बर्ट को कंपेयर किया है. वो बताता है कि जो समर है वो जो इंग्लैंड का समर है वो बहुत प्लेजेंट होता है, बहुत वंडरफुल होता है. तो उसी तरह से उसका फ्रेंड जो है वो भी वंडरफुल है, प्लेजेंट है. सो उसी तरह से उसने एक और सोनेट लिखी है, सोनेट नंबर 54. That is also very famous sonnet. The name of this sonnet is How Much More Does Beauty Beautiest Same. और इस सोनेट में भी उसने क्या किया है, अबाउट हिज फ्रेंड बताता है वो, और वो बताता है इसके अंदर कि ट्रूथ एंड ब्यूटी, ब्यूटी एंड ट्रूथ, इस कंसेप्ट को लेकर उसने ये सोनेट जो है सोनेट नंबर 54 लिखी है कि काम ही सच्चाई जो है उसी में ही हमारी सुंदरता है. सो नेक्स्ट उसने सोनेट लिखी है सोनेट नंबर 55. ये भी सोनेट उसकी बहुत ज़्यादा फेमस सोनेट है जिसमें उसने जिसका नेम है नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मोनूमेंट. नॉट मार्बल नॉर द गिल्डेड मोनूमेंट. नाम से क्लियर हो रहा है कि मोनूमेंट्स की बात कर रहा है, इमारतों की बात कर रहा है. उसका कहने का भाव ये है कि जितनी भी मोनूमेंट्स है, जितनी भी इमारतें हैं जो भी हमारी बनी हुई है वो एक ना एक दिन डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, नाश हो जाएंगी. तो एक्चुअली में वो इस पोएम के अंदर क्या कर रहा है, कमेंट कर रहा है उन लोगों पर जो ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं करते, इच्छा सर्वाइव करने की इच्छा को वो छोड़ देते हैं. तो इन लोगों पे उन्होंने 55 नंबर पोएम में कमेंट किया है. So the last important sonnet is 130 number sonnet, which is the most important sonnet, and I have told you already जो first 26 है 126 sonnets about William Herbert and 130 poem is about the Dark Lady. The name of this sonnet is My Mistress is Nothing Like the Sun. My mistress is nothing like the sun. तो इसके अंदर उसने क्या किया है, एक डार्क लेडी को एक्सप्रेस करते हुए ये पोएम में बताया है कि मेरी मिस्ट्रेस जो है वो कुछ भी नहीं है, ना वो सुंदर है ना ही वो प्रिटी है, पर फिर भी मैं उसको लव करता हूँ. इस चीज़ को उसने एक्सप्रेस किया है. और मैं एक चीज़ बताऊँ, इसने हमेशा ट्रू लव को, रियलिटी को एक्सप्रेस किया है. और इसने कभी भी यूनिवर्सिटी वर्ड्स को या कोई रूल फॉलो करके कभी भी पोइट्री जो है या ड्रामा है उसको नहीं लिखा है. So now we are going to discuss
39 जो प्लेस उन्होंने लिखे थे वो। ही हैज़ रिटन 39 प्लेस इन 20 ईयर्स। उसने 20 साल में ये 39 प्लेस लिखे थे एंड 20 साल उसने इंग्लैंड में ही, इंग्लैंड के जो लंदन कंट्री है वहाँ पे उसने टाइम स्पेंड किया था 20 ईयर्स, और वहीं पर उसने 39 प्लेस जो थे वो लिखे थे। इन 39 प्लेस में से मैंने पहले ही डिस्कस किया है, इसमें उसने कॉमेडी को भी मेंशन किया है, ट्रेजेडी को भी मेंशन किया है, हिस्टोरिकल प्ले भी इसमें मेंशन किया और साथ के साथ उसने रोमांस को भी इन प्लेस के अंदर डिस्प्ले किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉमेडी। कॉमेडी में उसने सबसे जो पहली कॉमेडी लिखी है द टेमिंग ऑफ द श्रू। द टेमिंग ऑफ द श्रू। इसके अंदर उसने, ये उसकी सबसे फर्स्ट कॉमेडी रही है जो बेस्ट है। इसमें से उसने श्रू वर्ड का यूज किया है। श्रू, श्रू मीन्स वाइल्ड बीस्ट। या डेंजरस बीइंग, डिफिकल्ट बीइंग। सो इसमें क्या है, श्रू का मतलब है वाइल्ड बीस्ट और डिफिकल्ट बीइंग। तो इस तरह से उसने श्रू जो है इस कॉमेडी के अंदर उसने श्रू को एक हम कह सकते हैं कि एक लेडी की तरह बताया है। सो मैं पहले क्लियर कर दूं आपको, कॉमेडी जो है वो करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉमेडी होती क्या है। व्हाट इज कॉमेडी? कॉमेडी मीन्स दोज प्ले विच एंड्स हैप्पीली। वो प्ले जिनका अंत जो है वो खुशी से होता है, हैप्पीली होता है, उसको हम कहते हैं कॉमेडी। एंड सेकंड मेन फीचर ऑफ कॉमेडी इज, इन कॉमेडी फीमेल ऑलवेज आर डोमिनेंट कैरेक्टर। जो कॉमेडी होती है उसमें हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो फीमेल होती है, और इन ट्रेजेडी मेल वुड बी द डोमिनेंट कैरेक्टर। सो हम डिस्कस कर रहे थे द टेमिंग ऑफ द श्रू। सो मैंने श्रू का मतलब बताया कि वाइल्ड बीस्ट और डिफिकल्ट बीइंग, और इस श्रू के अंदर उसने श्रू को किसके साथ कंपेयर किया है, एक लेडी के साथ। वो और इसके अंदर इसकी जो स्टोरी है वो मैं मिनिमाइज करके बता रही हूँ। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है, वो क्या करना चाहता है, एक लेडी को कंट्रोल में करना चाहता है। उसको कंट्रोल करने के लिए वो अलग अलग ट्रिक यूज़ करता है, मैजिक यूज़ करता है, जो भी उसकी पावर है, वायलेंस है, सब कुछ यूज़ करता है और उस लेडी को वो अपने कंट्रोल में कर लेता है। इस तरह से काफ़ी फनी इंसिडेंट जो है वो कॉमिक फिगर्स जो है वो यूज़ की गई हैं। सेकेंड जो उसकी फेमस कॉमेडी है वो है अमिड्स लव लेबर्स लॉस्ट। सेकेंड कॉमेडी इज लव्स लेबर्स लॉस्ट। लव्स लेबर्स लॉस्ट, ये उसकी सेकंड रही है। सेकंड कॉमेडी जो लव लेबर्स लॉस्ट है, इसमें भी उसने क्या किया है, इसको कॉमिक फॉर्म में लिखा है, इसका एंड भी कॉमिक ही होता है। इसमें क्या होता है, 3 पर्सन्स होते हैं जो क्या करते हैं, कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, मेडिटेट करते हैं। वो एक कसम खाते हैं, औथ लेते हैं कि हम कभी भी किसी लेडीज़ की तरफ नहीं देखेंगे, हम कभी भी गृहस्थ जीवन का पालन नहीं करेंगे, हम सन्यासी रहेंगे। पर लेकिन एंड में वो अपनी कस्में तोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, पहले एक जना लव अफेयर में हो जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से तीनों ही लव अफेयर में आ जाते हैं। जिस वजह से क्या होता है, इनकी जो कस्में होती हैं वो तोड़ देते हैं। जिस वजह से क्या होता है, नेचर है, जो नेचर के साथ खिलवाड़ करता है उसको नेचर पनिश करती है। तो इसलिए जब ये नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन्होंने जब कस्में तोड़ देते हैं तो गॉड इनको पनिश करता है। तो जिस वजह से क्या होता है, ये मैड कंडीशन में आ जाते हैं और एक दूसरे का फन उड़ाना, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से इसका एंड हो जाता है। सो थर्ड नंबर जो इनका है कॉमेडी का, दैट इज अ मिड समर नाइट ड्रीम। अ मिड समर नाइट ड्रीम, ये भी एक फेमस कॉमेडी है शेक्सपियर की। इसमें उसने पक नाम के कैरेक्टर का यूज़ किया है। जो सारी स्टोरी है वो पक के इर्द गिर्द ही घूमती है। एक दिन क्या होता है कि पक को एक सपना देखता है। उस सपने में वो देखता है कि उसका जो बॉडी है वो एकदम आस जैसी हो गई है। तो जब वो मॉर्निंग में उठता है तो उसका सपना सच हो जाता है। उसका जो अपर पार्ट होता है वो जेंट्स का होता है, मतलब नॉर्मल मैन का होता है, पर लेकिन जो लोअर पार्ट्स होता है, बॉटम होता है उसका, वो एकदम आस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस वजह से एंड में बैटल्स होती हैं, युद्ध होता है। सो ये भी इसका भी जो एंड है वो कॉमिक होता है। और उसके बाद नंबर 4 पे जो इसकी कॉमेडी आती है, दैट इज़ मर्चेंट ऑफ वेनिस।
that is very famous Merchant of Venice. Merchant of Venice, there are various characters. For example, first of all, Shylock, who is a money lender. And next one is Jessica, daughter of money lender, mean to say Shylock. Next, Portia, that is Queen. Portia is Queen. Other character is Bassanio, who is the lover of Portia, and Lorenzo, who loves Jessica. So these are some main characters. First of all, we are going to discuss Merchant of Venice. So मैं आपको पहले बता दूं कि जब भी शेक्सपियर ने कॉमेडी या ट्रेजेडी लिखी है तो उसने अलग अलग कैरेक्टर का यूज़ किया है। वो लॉर्ड से लेकर अपर तक हर एक टाइप के कैरेक्टर जो है वो यूज़ करता है, चाहे लेबर हो, चाहे सर्वेंट हो, चाहे रॉयल किंग क्वींस हो, उसने हर तरह के कैरेक्टर का यूज़ किया है, इवन ट्रेड्समैन। सो मर्चेंट ऑफ वेनिस में उसने सबसे पहले बताया कि शाइलॉक नाम का कैरेक्टर है जो कि मनी लेंडर होता है। तो बसानियो और जो लोरेंजो है ये क्लोज फ्रेंड है। तो बसानियो और लोरेंजो जो है इनको व्यापार करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये क्या करते हैं, शाइलॉक से कुछ पैसे जो है वो रेंट पे ले लेते हैं। तो जब वो उन पर कर्ज के तौर पर उससे पैसे लेते हैं तो वो एक बॉन्ड जो है वो साइन कर लेते हैं जिसपे वो लिखा होता है कि अगर वो निश्चित समय पर पैसे उसको रिटर्न नहीं करता तो उसके बदले में उसको जो है अपने जो भी वो मांगेगा, जो भी मांस का टुकड़ा वो मांगेगा, जहाँ से भी मांगेगा वो उसको दे देगा। तो ये शाइलॉक जो है ये रिटर्न में उससे ले लेता है। इसी तरह से टाइम पास होता रहता है। पर लेकिन जो बसानियो का फ्रेंड है लोरेंजो, ये क्या करता है, जेसिका को लेकर भाग जाता है। जब लोरेंजो जो है वो जेसिका को लेकर भाग जाता है, शाइलॉक जो है वो एंग्री हो जाता है। वो किसी ना किसी तरह से इन दोनों फ्रेंड से बदला लेना चाहता होता है, तो इसलिए वो किसी मौके में आड़ में होता है। पर लेकिन फिर क्या होता है, जो बसानियो और लोरेंजो ने जो वो पार के लिए पैसे लगाए थे, तो बसानियो के जो शिप होते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं तूफान की वजह से, जिस वजह से वो मतलब टाइम पर अप्रोच नहीं कर पाते और उनको जो है पैसा नहीं मिल पाता, उनका पैसा डूब जाता है और उधर से उन्होंने शाइलॉक को अपना कर्जा जो है वो पे करना होता है। तो दूसरी तरफ क्या होता है, बसानियो और पोर्शिया का अफेयर होता है, दोनों आपस में शादी करने वाले हैं। पर लेकिन जब बसानियो को पता चलता है कि शाइलॉक का कर्जे का जो टाइम है वो आ चुका है और वो उसको पे नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो शाइलॉक के पास जाता है मोहलत मांगने के लिए। पर शाइलॉक जो है वो बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो क्या करता है, नहीं मानता। वो कहता है कि मैं आपको मोहलत नहीं दूंगा, मुझे मेरे जो है पैसे मतलब जा तो अभी चाहिए, अगर नहीं है तो मुझे तो मांस का टुकड़ा ही चाहिए। तो ये कहने पे जो बसानियो होता है वो उसको कोर्ट में ले जाते हैं, उसका मांस का टुकड़ा जो है काटने की तैयारियां चल रही होती हैं। उतने में जो पोर्शिया है जो कि क्वीन है, जिसकी बसानियो से शादी होने वाली थी, तो पोर्शिया वहाँ पे पहुँच जाती है। वो उसको उस टाइम जाकर उनको रोक देती है और शाइलॉक को कहती है कि अगर तुम्हें इसके मांस का टुकड़ा चाहिए तो तुम ले सकते हो, जो भी चाहिए, इसका दिल चाहिए तुम दिल भी ले सकते हो, पर लेकिन इस बॉन्ड में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि तुम इसका ब्लड भी लोगे। इसका मांस का टुकड़ा लेना है लो, पर इसमें किसी भी तरह की जो खून की जो है एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। जब वो ये चीज़ बोलता है तो जो शाइलॉक है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि अगर वो उसका हार्ट निकालेगा तो ऑब्वियस उसको काटना पड़ेगा और ब्लड शेड तो होगा ही। पर लेकिन उन्होंने पहले बोल दिया कि ब्लड शेड नहीं होना चाहिए, मांस का टुकड़ा लेना है तो ले लो। पर लेकिन इसी वजह से एंड में वो जो बसानियो है उसको फ्री कर दिया जाता है और जो शाइलॉक की प्रॉपर्टी होती है वो जेसिका को दे दी जाती है। शाइलॉक को जो जुर्माना है वो भी पे करना पड़ता है। इस तरह से इस नावल का जो इस प्ले का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। सो दिस इज़ कॉमेडी। सो नेक्स्ट जो कॉमेडी है that is As You Like It. As You Like It. It's also a comedy. It ends happily. As You Like It में क्या है, ये दो बहनों की कहानी है जिसमें क्या है, दो सिस्टर, एक रोजालैंड और सिलिया, ठीक है, रोजालैंड एंड सिलिया, ये दो बहनें हैं। इन दोनों बहनों को पहले तो ये शहर में रह रही होती है, पर बाद में इनको एग्जाइल कर दिया जाता है। एग्जाइल करने के बाद दोनों जो बहनें हैं वो फॉरेस्ट में रहती हैं, वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत हार्ड लाइफ जो है वो जीनी पड़ती है। पर लेकिन इनकी लाइफ में भी एक हैप्पी मतलब मोमेंट आता है कि दो लड़के जो है वो फॉरेस्ट में ही शिफ्ट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, इन दोनों जो लड़कियाँ होती हैं वो उनके प्यार में हो जाती हैं और फॉल इन लव, एंड इस तरह से उनका जो हैप्पी एंडिंग हो जाती है, इंजॉय करती हैं अपनी लाइफ को। सो एक और कॉमेडी है दैट इज मच अडू अबाउट नथिंग। मच अडू अबाउट नथिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट डिस्ट्रक्शन, लव एटसेट्रा एंड मिसअंडरस्टैंडिंग।
So students, today now we will discuss tragedy. Next है tragedy. What is tragedy? Tragedy means the play ends with death of a hero. Tragedy means sad ending. Comedy का मैंने बताया था which has a happy ending, and tragedy means sad ending. And secondly, कॉमेडी में जो फीमेल होती है वो डोमिनेट कैरेक्टर होती है, और ट्रेजेडी में जो मेल है वो डोमिनेट कैरेक्टर होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट फेमस ट्रेजेडी इज मैकबेथ. मैकबेथ इज अ किंग. मैंने पहले ही बताया था कि इसने अपनी ट्रेजेडी के अंदर वेरियस कैरेक्टर्स का यूज़ किया है, चाहे लोअर हो चाहे अपर, ऑल टाइम. सो ट्रेजेडी जो है इसमें उसने विलेन जो कैरेक्टर है उसका भी यूज़ किया है. विलेन जो है उसने हर एक ट्रेजेडी के अंदर उसने विलेन कैरेक्टर जो एक विलेन के तौर पे कैरेक्टर का यूज़ किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैकबेथ. मैकबेथ जो कि स्कॉटलैंड का राजा था, हु इज़ अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड. जो मैकबेथ था इसने क्या किया, स्कॉटलैंड का राजा बना था. ये पहले आर्मी में जनरल था, तो इसने क्या किया, जो राजा था उसको मार दिया, उसकी जगह पर खुद राजा बन गया स्कॉटलैंड का. पर लेकिन इसके साथ भी बेटर नहीं हुआ, पर इसके साथ भी एंड में क्या हुआ, ट्रेजेडी हुई. इसी के भाइयों ने, इसकी वाइफ ने, इसके नेफ्यू ने मिलकर इसको मार दिया, और इसकी जो किंगडम थी वो भी इससे छीन गई. इस तरह से इस नॉवल का या इस प्ले का बहुत सैड एंडिंग हुई. सो नेक्स्ट उसने लिखा था किंग लियर. King Lear is also tragedy. King Lear is a king who has 3 daughters. ये जो किंग था किंग लियर, इसकी 3 बेटियां थी, जिनमें से 2 बेटियां हैं. एक का नाम है रीगेल, दूसरी का नाम है गार्डिलन. एक लड़की का नाम है गार्डिलन, दूसरी रीगल. ये दोनों बहनें जो हैं बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हैं, अपने पापा को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हैं, लॉयल हैं अपने पापा किंग लियर को लेकर. पर लेकिन जो तीसरी डॉटर है जो किंग लियर की, वो एक एंजलिक स्पिरिट है. वो बिल्कुल भी फ्लर्टर नहीं करती है, वो सिर्फ सच बोलती है. तो एक बार क्या होता है, किंग लियर अपनी तीनों बेटियों को बुलाता है. वो बोलता है कि तुम सभी मेरी तारीफ में कुछ बोलो. तो जब वो ये चीज़ बोलता है तो दोनों जो बेटियाँ हैं, जो पहली 2 बेटियाँ रीगल और गार्लेंड, वो दोनों क्या करती हैं, उसके गुण गुनाने लग जाती हैं, उसके गीत गाती हैं, उसके बारे में उसकी झूठी तारीफ करती हैं, फ्लर्ट करती हैं अपने पापा के साथ. पर लेकिन जो तीसरे नंबर वाली बेटी होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है. दूसरे टाइम किंग लियर उसको पूछता है कि तुम चुप क्यों हो, तुम कुछ बोलो मेरी तारीफ के बारे में. तो वो बोलती है झूठ बोलने से अच्छा है कि मैं चुप रहूं. जब वो ये बात बोलती है तो किंग लियर को बहुत गुस्सा आता है. वो अपनी तीसरे नंबर की बेटी को एक्साइल कर देता है, वहाँ से निकाल देता है, उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है कि अब तेरे को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा. तो उसके बाद वो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो अपनी दोनों बेटियों के नाम कर देता है. तो दोनों बेटियाँ जो हैं वो किंग लियर के पास अब रह रही हैं. वो क्या करते हैं, पर जैसे ही वो लड़की इसकी ज़िंदगी से निकलती है और वो दोनों लड़कियों को ये सारी प्रॉपर्टी देता है, तो इसकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है. जैसे ही इसकी कंडीशन जो है वो डे बाय डे बेहतर होती जाती है. किंग लियर जो है, जो इसको 15 दिन अपनी बड़ी बेटी के पास, 15 दिन अपनी छोटी बेटी के पास रहना पड़ता है. इसके अलावा किंग लियर के पास जैसे पहले दिन 25 सर्वेंट थे, फिर वो कहते हैं इसको 25 की क्या ज़रूरत है, इसको 20 दो. फिर जब 20 थे फिर उन्होंने बोले 20 क्यों, इसको 15 की ज़रूरत है. 15 के बाद उन्होंने 10 कर दिए, 10 के बाद उन्होंने 5 कर दिए. इस तरह से उन्होंने बोला इसको तो सर्वेंट की ज़रूरत ही नहीं है, इसको अपना काम खुद करने दो. तो इस तरह से जो किंग लियर है उसको बहुत मतलब बुरी कंडीशन में गुजरना पड़ता है. तो इस जब उसकी ऐसी हालत के बारे में उसकी तीसरी बेटी को पता चलता है तो वो यहाँ पर आती है, किंग लियर को अपने साथ ले जाती है. और जो इसकी बाकी की 2 बेटियाँ हैं रीगल और गार्लेंड, वो आपस में और उनके हस्बैंड आपस में लड़कर मर जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं. इस तरह से इस प्ले का भी सैड एंडिंग होता है. सो नेक्स्ट है, मैं एक चीज़ और बताऊंगी. मैंने आपको बोला था कि इसने हर एक जो सीन है, हर एक जो ट्रेजेडी है उसमें एक विलेन का यूज़ किया है. तो किंग लियर में भी एक विलेन का रोल प्ले किया था और वो था एडवर्ड. एडवर्ड जो था, इसके पापा की दुश्मनी थी किंग लियर के साथ, और उस दुश्मनी को निकालने के लिए उसने क्या किया, उनकी बेटियों का, जो पहली 2 बेटियां थी उनका यूज़ किया. एक बेटी से उसने शादी की, दूसरी को बहका दिया. तो इस तरह से उसने किंग लियर को स्पॉइल किया. नेक्स्ट जो है ओथेलो. ओथेलो इज़ ऑल्सो अ ट्रेजेडी. इसमें भी उसने एक विलन कैरेक्टर का यूज़ किया है और इसमें विलन का रोल प्ले किया है एगो ने. सो
एगो जो है इसने क्या किया, ओथेलो जो है वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, उसके साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहा था, पर एगो को जो है उसकी दुश्मनी थी ओथेलो के साथ, और उसका बदला लेने के लिए वो क्या करता है, एक इनोसेंट पर्सन को ओथेलो के घर पे रहने के लिए भेज देता है। वो इनोसेंट पर्सन है ओथेलो के घर पे रहता है और उसकी वाइफ जो है वो उसका बहुत ध्यान रखती है, बस बट एज अ गेस्ट, नॉट एनी पर्सनल रिलेशन। तो उस पर लेकिन जो एगो है वो ओथेलो के मन में ये बात भर देता है कि उसकी बीवी का उस इनोसेंट पर्सन के साथ कोई रिलेशन है। तो इस चीज़ को ओथेलो जो वो बियर नहीं कर पाता और वो अपनी बीवी को मार देता है, जिस वजह से क्या होता है, जो ईगो है वो अपना एक तरह का अपना बदला जो है दुश्मन से ले रहा होता है। पर उसी टाइम ओथेलो जो है, ईगो जो है उसकी बीवी है जिसका नाम है एलीमिया, उसकी बीवी का नाम है एलीमिया। फिर उसी टाइम जो एलीमिया है वो फैसला करती है कि वो ओथेलो को जाकर सच्चाई बताएगी कि उसमें उसकी बीवी का कोई कसूर नहीं था, उसका कोई रिलेशन नहीं था, ये तो सारी एगो की चाल थी। तो वो एलीमिया जो है अपने पति के मना करने के बावजूद भी ओथेलो को जाकर बता देती है कि तुम्हारी बीवी जो है वो इनोसेंट है, उसका उसके साथ कोई रिलेशन था। जब ओथेलो को इस चीज़ का पता चलता है तो वो भी सुसाइड कर लेता है, जिस वजह से इस जो प्ले है इसका भी जो एंडिंग है वो सैड होती है। नेक्स्ट है 4 नंबर प्ले, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, एंड लास्ट वन इज हैमलेट। हैमलेट इज़ ऑल्सो अ ट्रेजेडी। इसमें उसने क्या है, हैमलेट जो है वो भी एक किंग का बेटा है। इसमें क्या है, एक विलेन यूज़ किया उसने, क्लॉडियस, इसमें जो कि इसका अंकल है। अंकल क्लॉडियस क्या करता है, प्रॉपर्टी के लिए और उसकी वाइफ को जीतने के लिए वो एक्चुअली हैमलेट की मदर को चाहता होता है, जो कि काफ़ी छोटा होता है अपने पापा, उसके हैमलेट के पापा से, पर लेकिन वो उसकी मतलब अपनी भाभी को यानी कि अपने भतीजे की मम्मा को चाहता होता है, जिस वजह से क्या होता है वो अपने ही भाई का मर्डर कर देता है उसको पॉइजन देकर। और इस तरह से इसके अंदर उसने गॉस्ट स्पिरिट का भी यूज़ किया है। जो हैमलेट का फादर होता है वो एक गॉस्ट बन जाता है, स्पिरिट बन जाता है। जब वो स्पिरिट बनता है तो वो अपने बेटे हैमलेट से मिलकर उसको बताना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे अंकल क्लॉडियस ने उसको मारा। तो वो ये चीज़ बताना चाहता है, पर लेकिन उसकी कभी भी आइसोलेशन में अपने बेटे से मुलाकात नहीं होती। तो इसी में वो क्या करता है, हैमलेट का एक फ्रेंड है जिसका नाम है हर्ष्या। तो वो क्या करता है, हर्ष्यो से मिलता है, उसको बोलता है कि तुम जाकर हैमलेट को बोलो कि वो मेरे साथ बात करे, एकांत में मुझे मिले। तो हर्ष्यो जाकर हैमलेट को बताता है कि तेरे पापा की आत्मा जो है वो यहीं पर है और वो तुमसे अकेले में मिलकर बात करना चाहती है। जब हर्ष्यो को हैमलेट ये चीज़ बताता है तो हैमलेट अपने पापा की आत्मा को जाकर आइसोलेशन में मिलता है, एकांत में मिलता है। जब वो वहाँ पर जाकर मिलता है तो उसका पापा उसको हैमलेट को बताता है कि किस तरह से मिस्टर क्लॉडियस ने उसकी बीवी के लिए उसको मार दिया और तुम्हें उसका बदला लेना है। जब हैमलेट को इस चीज़ का पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है, वो अपना बदला लेना चाहता है, पर लेकिन वो सही मौके की ताड़ में होता है कि जब जाकर वो उससे बदला ले। तभी क्या होता है, इसकी भिनक जो है मिस्टर क्लॉडियस को लग जाती है। जब अंकल क्लॉडियस को इसके बारे में पता चलता है तो वो सोचता है क्यों ना मैं इसका पासा ही बदल दूँ। तो वो क्या करता है, हैमलेट को इंग्लैंड भेजने की तैयारी करता है, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड कंट्री में। तो वो कहता है कि मैं इसको स्कॉटलैंड भेज दूंगा। तो वो इसको स्कॉटलैंड भेजने के लिए जब अपने कुछ आदमियों को बोलता है कि वो इसको स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में ले जाए, और साथ के साथ वो एक लेटर देता है जिसमें उसने लिखा होता है इसको इंग्लैंड जाते ही मार दिया जाए। तो पर लेकिन ये जो लेटर होता है ये हैमलेट के हाथ में लग जाता है। तो वो कहता है कि इस लेटर को मैं क्या करूँ, वो क्या करता है, उस लेटर में जो टेक्स्ट होता है उसको चेंज कर देता है। उसमें वो लिख देता है कि इंग्लैंड पहुँच फिर तुम आकर मुझे मार दो, मिस्टर क्लॉडियस को मार दो। तो इस तरह से उसके जो आदमी होते हैं वो हैमलेट को छोड़कर जो मिस्टर अंकल क्लॉडियस होता है उसको जाकर मार देते हैं। तो दूसरी तरफ हैमलेट जो होता है वो उसकी मुलाकात एक और कैरेक्टर से होती है, वो है डीगर। तो डीगर नाम का एक कैरेक्टर है जिसका पूरा नाम है ग्रेव डिगर। तो ग्रेव डिगर जो होता है उसी टाइम उसको हैमलेट की उसके साथ मुलाकात होती है। वो एक कॉफिन लेकर जा रहा होता है और उस कॉफिन में ओफिलिया नाम की लेडी की बॉडी होती है। ओफिलिया हु इज़ द लवर ऑफ हैमलेट। तो ओफिलिया जो है वो हैमलेट की लवर है जो हैमलेट से प्यार करती है। तो वो उसके कॉफिन को लेकर जा रहा होता है डीगर जो है, और वो हैमलेट जो है वो डीगर को बोलता है कि तुम इसमें क्या ले जा रहे हो। वो कहते हैं मैं एक लड़की है ओफिलिया, उसको मैं उसकी बॉडी को इसके अंदर लेके जा रहा हूँ।
तो वो पूछता है कि इसकी डेथ कैसे हुई, तो उसने बोला ये लड़की जो थी ये हैमलेट नाम के लड़के से प्यार करती थी और वो जो है इसको छोड़ के इंग्लैंड चला गया और इसीलिए ये अपनी जान दे रही है। और इसने साथ के साथ ये भी बोला कि इंग्लैंड के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मैड हो चुके हैं। और इस बात को सुनकर जो हैमलेट है वो भी सुन्न हो जाता है और इसी तरह से इसका ट्रेजिक एंड हो जाता है। सो ये तो थी हमारी ट्रेजिडी। और वन मोर ट्रेजिडी दैट इज एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। Antony and Cleopatra. That is also a tragedy. It can be also called a historical play. ये जो प्ले उसने लिखा है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये ट्रेजिडी भी है और एक हिस्टोरिकल प्ले भी है। इसके अंदर उसने इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में बताया है। क्लियोपेट्रा जो है वो इजिप्ट की क्वीन है और जो एंटनी है वो उसका लवर है। इसमें भी वही डिस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, इनका एक और विलेन रूलर होता है जिसका नाम है ऑक्टेवियस। विलेन है ऑक्टेवियस, ये विलेन है जो क्या करता है, जो रूलर है और वो इनके अगेंस्ट बैटल करता है। दोनों में युद्ध होता है। युद्ध में क्या होता है, इनके जो सारे सैनिक हैं वो मार दिए जाते हैं, उनको बोट में जिंदा जला दिया जाता है। और ये जो एंटनी और क्लियोपेट्रा जब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती तो ये आप एंड में सुसाइड कर लेते हैं। सो इस तरह से इसका भी ट्रेजिक एंड जो है होता है। सो स्टूडेंट ये तो थी ट्रेजिडी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिज लॉन्ग पोएम। ही हैज़ रिटन 4 लॉन्ग पोएम। द फर्स्ट लॉन्ग पोएम इज वीनस एंड अडोनिस। First long poem is Venus and Adonis. All his poems about God. उसने जितने भी मोस्टली पोएम्स लिखी है, लॉन्ग पोएम लिखी हैं, वो गॉड के बारे में ही लिखी हैं। और उसने लॉन्ग पोएम लिखी थी ये उसने सिर्फ 2 years में ही लिखी है। These long poems उसने ओनली 2 years में कंप्लीट की। फर्स्ट पोएम है वीनस एंड अडोनिस। इसके अंदर उसने क्या किया है, गॉड और गॉडेस के बारे में ही डीपली बताया है। सेकंड जो उसने लॉन्ग पोएम लिखी है दैट इज द रेप ऑफ लुक्रेस। द रेप ऑफ लुक्रेस। जो शेक्सपियर है वो हमेशा रियल लव के बारे में लिखता था, रियल, नॉट इमेजिनेटेड। ही मोस्टली राइट अबाउट रियलिटी। सो इसके अंदर भी उसने रियल लव को एक्सप्रेस किया है और जो लुक्रेस है उसके रेप को उसने डिफाइन किया है बहुत अच्छी तरह से। और इसके अलावा ये जो पोएम है ये एक मिथिकल पोएम है। इट्स अ मिथिकल पोएम। मिथ क्रिएट किया उसने। मिथ का मतलब जो चीज़ कहीं सुनी सुनाई बात हो उसी को आगे हम लेके जा रहे हैं, सच्चाई का हमें पता नहीं है। तो मिथिकल जो है ये लिखी है उसने पोएम। एंड नेक्स्ट लॉन्ग पोएम इज फीमेक्स एंड टर्टल। नेक्स्ट उसने पोएम लिखे फीमेक्स एंड टर्टल। और लास्ट जो 4 नंबर पोएम लिखे द लवर्स कंप्लेंट। दीज पोएम्स आर ऑल्सो अबाउट गॉड्स एंड गॉडेस। सो जितनी भी उसने लॉन्ग पोएम लिखी है हम उनके बारे में बोले तो वो मोस्टली उसने गॉड्स और गॉडेस के बारे में ही लिखी हैं। सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव डिस्कस विलियम शेक्सपियर एंड अबाउट हिज वर्क, ट्रेजिडी, कॉमेडी, sonnets and long poems. So tomorrow we will discuss history of the English literature and origin of the English literature.